Hello studious stars. So in this course of speech we will be covering resources in development जो कि आपकी geography का chapter number 1 है। तो सबसे पहले बात करते हैं what are resources. Resources are something which has utility, usability and possess a certain amount of worth or value. यानी कि अगर मैं आपको resources को easily समझाऊँ तो resources वो सारी चीज़ें हैं आपके surrounding में जो आपके किसी न किसी need को satisfy करते हैं, fulfill करते हैं और जिनका कुछ value है, utility है और usability है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आवर रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 1, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस एंड नंबर 4 इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बात करते हैं कि रिसोर्सेज होते किस किस टाइप के हैं। 2 टाइप के मेजरली होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिजिकल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो देखिए, अब जो मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई हैं, सबसे पहले हम उनके बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच आर एबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज। देखिए, तो बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग फॉर्म में आपके बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक योर वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना etc. These are biotic resources, and abiotic resources are those resources which are present on the earth in non-living form. तो जो non-living form में present हैं आपके earth में वो आपके abiotic resources हैं। Example metal, rocks etc. तो अब हम इसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। देखिए, तो रिसोर्सेज अगर एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो इसमें 2 रिसोर्सेज आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ इसका शॉर्ट में। तो देखिए, renewable resources are those resources which can be renewed over the period of टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड skills, whereas non-renewable resources are those resources which cannot be renewed and which are present on the earth in a limited quantity or amount। यानी कि non-renewable resources वो resources हैं जो बहुत ही limited amount में आपके earth में present हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इनको यूज़ करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और जिनको बनने में, दोबारा से बनाने में या बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स के अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनको आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर एक्सेट्रा। वेयरएज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे पेट्रोलियम एक्सेट्रा। पेट्रोलियम को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसका जो यूज़ है या कंजम्पशन जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो वो सारे रिसोर्सेज, अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो इसमें आपके आ जाएंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। इंडिविजुअली अगर कोई इंसान एक किसी भी टाइप की इंडस्ट्री को ओन करता है तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। वेयरएज अगर मैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करूं तो ये पूरी कम्युनिटी का होता है, यानी कि कोई भी एक इंसान इसमें डोमिनेंस में नहीं होता। वो जो रिसोर्स है वो पूरी कम्युनिटी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिटी रिसोर्स की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में सपोज डायमंड्स होते हैं,
तो उस रीजन में वो जो डायमंड्स हैं वो किसी एक इंसान के नहीं, वेरएस पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी के होंगे, और उनको कंज्यूम करने के लिए या उनके कंजम्पशन के लिए कोई भी एक इंसान का परमिशन नहीं, वेरएस पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी के परमिशन की ज़रूरत होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। तो देखिए, कुछ कंट्रीज़ के पास कोई एक पर्टिकुलर सर्टेन चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑयल्स की या पेट्रोलियम की, तो सऊदी अरेबिया हो गया, जहां पर अच्छा खासा ऑयल जो है प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में। तो ये एक पर्टिकुलर नेशन के पास है। तो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जहां पर कोई एक पर्टिकुलर नेशन किसी एक रिसोर्स का प्रोडक्शन जो है, या फिर जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो वहाँ पर है वो ज़्यादा है, तो वो नेशनल रिसोर्स होगा। देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कोई एक नेशन या एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, वेयरएज मेजॉरिटी ऑफ नेशंस या कंट्रीज या नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जिसमें उस रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे नेशंस की साथ में परमिशन की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। तो देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट तो हैं, बट उनको यूटिलाइज करने के लिए वी डोंट हैव दैट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। हमारे पास अभी उतने स्किल्स नहीं हैं कि हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएँ। अगर आपको इसका मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी यूटिलाइज, बट वी डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज इट। वाई? बिकॉज इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जैसे ही आप लेयर बाय लेयर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो स्टिल वी डोंट हैव दैट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन रीच देयर एंड यूज दैट थिंग। ये हो गया आपका पोटेंशियल रिसोर्स। वेयरएज एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके अर्थ में एक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट है और जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स के साथ। अब देखिए, अब बात करते हैं हम स्टॉक की। तो स्टॉक रिसोर्सेज को अब आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जो स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रेजेंट हैं, जिनका हमें सारा आइडिया है कि इनको यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जा सकता है और जिनकी हमें नीड भी है, बट स्टिल वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी टू डेवलप एंड यूटिलाइज दैट रिसोर्स। यानी कि उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास अभी स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वेले से हमारे पास आइडिया भी नहीं है कि उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिजर्व की। तो रिजर्व से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आइडिया है कि हाउ टू यूटिलाइज इट, बट अभी एट प्रेजेंट उसकी नीड नहीं है। देखिए, इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि जो रिवर्स और डैम्स हैं इनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट राइट नाउ। यानी कि इनको हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो ये कौन से हो गए, हमारे रिजर्व रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। तो व्हाई रिसोर्सेज नीड डेवलपमेंट? देखिए, इसके 3 मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से वी नीड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिविजुअल ग्रीड के लिए नहीं हैं, बट ड्यू टू दिस फैक्टर इंडिविजुअल ग्रीड जहाँ पर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, वहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक इंसान के पास ज़्यादा जाने लगे और दूसरे के पास उसका क्या हुआ, स्कैरसिटी होने लगा। यानी कि एक जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है और दूसरे जगह पर जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से वी नीड टू चेक दिस कंडीशन आउट। उसके बाद सेकेंड रीज़न जो है आपके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का, वो ये है कि रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का
ग्रेन आप ले सकते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि जहाँ पर वो 2 टाइम्स एक ईयर में ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर सकता था, उसमें उन्होंने 4 टाइम्स ले लिया, यानी कि जस्ट डबल ले लिया। तो क्या होगा कि वो जो लैंड है उसका जो क्वालिटी है या फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो आप उसको एक्सप्लॉइट इस हद तक कर रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, या फिर वो जिस अमाउंट में प्रेजेंट है वो जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने लगता है ना। तो एक ये रीज़न था। नंबर 3rd रीज़न वाज दैट कि जो रिसोर्सेज हैं वो अगेन उनको डिवाइड कर दिया गया। जो रिच पीपल थे वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ कर पा रहे थे, वाई, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, वेयर एज जो पुअर पीपल थे उनके पास उनका ज़रा सा भी अवेलेबिलिटी नहीं था। तो इन सारी कंडीशंस के वजह से इट इज़ मस्ट, इट इज़ वाइटल to develop resources so that resources can be available to every single one, यानी कि पूरे सोसाइटी के पास, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज पहुंच पाएँ, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है। देखिए, इसको अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए एक जो पुअर है उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, वेयर एज रिच कैन ईजिली एक्सेस टू दैट, है ना। या फिर आप हॉस्पिटल्स को ही ले लीजिए, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ले लीजिए। जो बेटर क्वालिटी की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक रिच क्लास जो होता है वो ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर पाता है, वेयर एज पुअर हैज़ टू थिंक once and twice to get there, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो easily accessible हो हर क्लास के लिए। That's why it is necessary to develop our resources. All right, so now we'll talk about concept of sustainable development. तो अभी हमने ये तो देख लिया कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अब किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू ये डेवलपमेंट होना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम क्लास 8th till now you've been acknowledged with this word sustainable, है ना। आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे इस वर्ड के साथ, बट स्टिल आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन अ क्विक मैनर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच यू फुलफिल योर प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी एंड फ्यूचर जनरेशंस नीड, यानी कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आपकी प्रेजेंट नीड्स तो फुलफिल हो ही, बट जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं उनके साथ किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज ना हो, एज वेल एज जो क्वालिटी है उसके साथ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो अब हमें इस टाइप से इन रिसोर्सेज को डेवलप करना है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो और इनकी जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड ना हो। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनीथिंग। किसी भी चीज़ को कंजर्व करने का मतलब होता है आप उसको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम गेटिंग हार्म, या फिर आप उसको क्या करें, प्रिजर्व करें, उसको संभाल कर रखें ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी उसको यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी बिकॉज resources again I would say are limited and essential for your day to day life। आपकी हर एक ज़रूरत के लिए आपको ये resources की काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है, तो ज़रूरी है कि आप उसको कंजर्व भी करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रेकलेसली यूटिलाइज करेंगे तो होगा क्या कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल वैनिश, वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होने लग जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर क्या होगा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स विल अकर। सो यू नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। अब देखिए ये कंजर्वेशन कैसे होगा, ये पूरा एक प्रोसेस है, और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है इस आपके सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने का वो होता है प्लानिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें कुछ सर्टेन प्लानिंग्स करने होंगे ताकि आप क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें रिसोर्सेज को। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी के बेसिस पर समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो, आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। ये समझ लीजिए कि बहुत टाइम पहले किसी एक इंसान को एक पॉट ऑफ गोल्ड मिला, यानी कि एक ऐसा पॉट मिला जो गोल्ड से बिल्कुल भरा हुआ था।
तो उसने क्या किया, धीरे 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 करके उसने बहुत ज़्यादा उस गोल्ड को यूज़ किया, और इतना ज़्यादा यूज़ किया कि एक वक्त ऐसा आ गया कि वो पूरा जो पॉट था वो एम्प्टी हो गया। तो देखिए, ऐसे ही हैं हमारे रिसोर्सेज। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो गोल्ड की तरह प्रेशियस हैं और बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हैं। तो हमें उनको ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो लंबे समय तक चलें, है ना, जल्दी से ख़त्म ना हो। ऐसे लोग जो रिसोर्सेज का बहुत ही रेकलेसली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए धीरे धीरे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट्स, सारे जितने भी गवर्नमेंट्स थे उनका अटेंशन जाने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, एक एजेंडा निकाला जिसमें सारी ये जो प्लानिंग है रिसोर्सेज को कंजर्व करने की वो शुरू की गई। अब मैं आपको वो एजेंडा समझाती हूँ कि वो एजेंडा जो था वो था क्या। उसमें बेसिकली कमिटीज़ जो थे उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ लॉज निकालेंगे जिनमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो प्रोहिबिट की जाएंगी, जिसके थ्रू जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे सस्टेन हो पाएंगे और प्रिजर्व हो पाएंगे। अब मैं आपको वो एजेंडा समझाती हूँ कि वो था क्या। सो एजेंडा 21, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट and development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own लोकल एजेंडा 21। सो देखिए, इस एजेंडा में हुआ क्या था कि जो गवर्नमेंट्स थे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स और जो कमेटी डिसाइड हुई थी, उन्होंने पॉवर्टी, हेल्थ केयर और कुछ ऐसे इश्यूज़ पर मेजर फोकस किया था जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ईजिली हर किसी के पास अवेल हो सके, साथ ही साथ इनका कंजर्वेशन भी हो सके। देखिए, अब रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होती है, तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो समझने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी तो अगेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स होगा, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज विल वैनिश। धीरे धीरे करके वो पहले तो डिक्रीज होंगे और फिर वैनिश होंगे, यानी कि पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। अब रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है वो समझिए। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो इंडिया है उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और परेशानी कहाँ जाती है, परेशानी यहाँ जाती है कि जहाँ पर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी या स्किल्स नहीं है, और जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पर इनफ टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। दे आर हाईली रिच इन रिसोर्स रिजर्व्स, बट इनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और प्लानिंग्स नहीं है टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं हम उनको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वेयर एज कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं बट दे आर लैकिंग इन रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ राजस्थान का। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विंड और सोलार एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज की जा सकती है, बट वहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ऐसे ही इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हमको क्या ज़रूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की। तो इंडिया में भी रिसोर्स प्लानिंग हुई, और वो किन किन तरीक़ों से हुई, वो इन तरीक़ों से हुई कि 3 मेजर कैटेगरीज रखी गवर्नमेंट ने, जिनके बेसिस पर, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर उन्होंने रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट की। नंबर फर्स्ट वाज कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स एंड देन
utilize it. Number 2 was developing such kind of technology and skills so that those resources can be utilized properly. And number 3rd was matching the resource with the डेवलपमेंट एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करना। देखिए, एक बात जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कई बारी क्या होता है कि हम हर एक सेक्टर पर ध्यान देते हैं, बट कुछ ऐसे फील्ड्स एरियाज छूट जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनमें से एक रिसोर्स डेवलपमेंट भी है, यानी कि ओवरऑल नेशनल ग्रोथ पर तो ध्यान दिया जाता है, बट वो जो ग्रोथ जिसके वजह से होगी, जो उस ग्रोथ का वन ऑफ द फैक्टर्स है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो गवर्नमेंट है उसका एक क्राइटेरिया ये भी बन गया कि नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हम रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी उतना ही ध्यान देंगे। ऑलराइट, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि रिसोर्सेज जहाँ पर हद से ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं उस नेशन का या उस कंट्री का डेवलपमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है, या फिर जहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो उस पर बेस्ड करता है। अब इन दोनों बातों को समझने का एक सिंपल वे समझाती हूँ आपको। इंडिया की तरफ बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स का जो अट्रैक्शन था वो इसीलिए सबसे ज़्यादा था बिकॉज वी वर रिच इन रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। बट फॉरेन इन्वेडर्स की बात कर लीजिए या कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, बेसिकली ब्रिटिशर्स की बात कर लीजिए, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया ही रिसोर्सेज के थ्रू था, यानी कि दे हैड दैट सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एज वेल एज स्किल्स टू एक्सप्लॉयट अस, है ना। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी और स्किल्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया और बहुत ज़्यादा वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने इंडिया को इसीलिए चूज़ किया था जस्ट टू कॉलोनाइज, वाई, बिकॉज वी वर रिच इन रिसोर्सेज, हमारे पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे। तो आप समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज का जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा हाई है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो देखिए, आपको सबसे पहले अगर सिंपलेस्ट वे में किसी चीज़ को समझना है, लैंड रिसोर्सेज को समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। वाई? बिकॉज आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लैंड पर ही होती हैं, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बी इट माइनिंग, बी इट ग्रेजिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि आपका जो लैंड है वो आपकी कितनी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। That's why it is a very vital resource, यानी कि जो आपका लैंड रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले इंडिया का जो स्ट्रक्चर है हम उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो 43% हैं, वेयरएज जो प्लेट्यूज हैं वो 27% हैं और जो माउंटेन है वो 30% है। यानी कि हमारे पास प्लेन्स जो हैं वो प्लेट्यूज और माउंटेन से थोड़े से ज़्यादा हैं, और जहाँ पर प्लेन सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हाई हो सकता है। इसके बाद प्लेट्यूज भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में हमारा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट्यूज आर फिल्ड विद मिनरल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि हमारे प्लेट्यूज में इतने सारे मिनरल्स मिल सकते हैं जिनसे ओवरऑल आपके कई सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। आपके बहुत सारे रिसोर्सेज में आपके प्लेट्यूज जो हैं वो ऐड ऑन करते हैं, वेयरएज अगर माउंटेन्स की बात की जाए तो वो क्या है, कम है। तो देखिए, जो माउंटेन रीजन है वो 30% है, यानी कि ये अब जो रीजन है 30% का, ये भी हमारे यूज़ में आ सकता है अगर हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के साथ आप यूज़ करते हो उसको, है ना। तो ये क्या हो गए आपके लैंड रिसोर्सेज। याद रखिएगा, जो मेजर आपके नीड्स हैं वो लैंड से ही फुलफिल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू recite. So land resources are used for the following purposes. These purposes are number 1 forest, number 2
लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि ऐसा लैंड जिस पर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो नहीं होती, जिसमें दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं. ए इज बैरन एंड वेस्ट लैंड. B is land put to non-agricultural uses, for example buildings, roads, factories, etc. Number 3 is other uncultivated land excluding fallow lands. अब इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो समझने की ज़रूरत है. A is permanent pastured and grazing land. अब इसको अगर मैं समझाऊँ तो ये वो जहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं उनकी ग्रेजिंग कराते हैं, यानी कि उनको घास वगैरह खिलाते हैं. B is land under miscellaneous tree crops grove not included in net sown area, यानी कि वो सारा लैंड जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्रॉप जो है वो सो नहीं किया जाता, बोया नहीं जाता है, और सिर्फ जो ट्रीज हैं वही रहते हैं. नंबर सी इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी कि ऐसे लैंड्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कंसेक्यूटिवली या मोर देन 5 ईयर्स तक कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई है. नंबर 4 इज फेलो लैंड्स. अब इसके भी दो कैटेगरीज हैं. करंट फेलो land which is left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year, and B is other than current fallow left uncultivated for past 1 to 5 agricultural years. And number 5th is net sown area. अब ये जो net sown area है ये ऐसा एरिया है जिसमें एक साल में एक से ज़्यादा बार कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, यानी कि किसी भी टाइप का क्रॉप जो है वो सो किया जाता है. इसको हम कैसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वील टॉक अबाउट लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पूरा लैंड है वो किस किस चीज़ों के लिए और किन किन तरीकों से यूज होता है. तो देखिए आपके सामने अब एक ग्राफ शो हो रहा होगा जिसमें 2 पाई चार्ट्स हैं. तो ये जो है ये जनरल लैंड यूज कैटेगरीज हैं. एक जो फर्स्ट पाई चार्ट है वो जनरल लैंड यूज कैटेगरी है 1960-61 का, वेयर जो दूसरा चार्ट है वो जनरल लैंड यूज कैटेगरी है 2008 एंड 9 का. मेजर एरिया है आपके लेफ्ट वाले पाई चार्ट में 45.26% वाला, वो आपका क्या है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, यानी कि जो पूरा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें ऐसे सिर्फ ट्रीज हैं और क्रॉप्स हैं और ग्रूव्स हैं, है ना. वेयर जो आपका 18.11% वाला एरिया है वो आपका फॉरेस्ट एरिया है. इसमें सिर्फ फॉरेस्ट है, इसमें कोई भी टाइप के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं. अब देखिए 12.01% वाला जो येलो वाला पार्ट है वो आपके बैरन एंड कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड्स है ना. अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि देखिए बैरन का मतलब होता है ऐसे लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं. उसके बाद 4.95% जो है वो आपका है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरेबल यूजेस, यानी कि ये वो एरिया है जिसको एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए नहीं लिया जाता है. और इसके बाद अब आपको जो टील कलर में दिख रहा होगा 4.71% वाला वो है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. यहाँ पर क्या किया जाता है, जो जानवर हैं उनको चराया जाता है, यानी कि उनको घास वगैरह खिलाने के लिए इस एरिया को यूज़ करते हैं. अब देखिए ये जो रिमेनिंग जितने भी हैं आपका क्या हो गया, इसके बाद जो पर्पल में है 1.50%, ये कितना था, ये आपका केवल क्या था नेट सोन एरिया था, यानी कि सिर्फ इस एरिया में क्या हो रहा था, खेती हो रही थी. अब इसके बाद जो ऑरेंज सेक्शन में है विच इज़ 6.23%, वो आपका है कल्चरेबल वेस्ट लैंड. इसके बाद 3.50% में है वो है फेलो अदर देन करंट फेलो. उसके बाद जो लाइट ब्लूइश कलर में है वो है करंट फेलो, और उसके बाद जो आता है वो आपका है नेट सोन एरिया. यानी कि देखिए बेसिकली आपका ये जो 45.26% वाला है सिर्फ इतने एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल होता था, और यहाँ पर ही क्या होता था, आपके सारी खेती की जाती थी या अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स हैं उनको लगाया जाता था.
वेयरएज अब हम आ जाते हैं आपके राइट हैंड साइड वाले पाई चार्ट पर। तो देखिए इसमें नेट सोन एरिया कितना है 46.24%। तो क्या हुआ है, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इतने सालों के बीच में जो आपका नेट सोन एरिया है वो 1% समथिंग बढ़ गया है। वेयरएज जो आपके फेलो एंड अदर करंट लैंड्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है 22.78%, यानी कि फॉरेस्ट एरिया इसमें कितना है 22.78%। एंड रिमेंबर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा तो है लेकिन स्टिल जितना रिक्वायर्ड होता है उतना नहीं है। इसके बाद इसमें बैरन लैंड कितना है, बैरन लैंड इसमें है 8.61%। इसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है इसमें 5.57%। इसके बाद परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड इस वाले चार्ट में कितना है 3.38%। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड ग्रूव्स इसमें है 1.11% और पहले वाले में कितना था 1.50%। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड इसमें कितना है 4.17%। फेलो अदर एंड करंट फेलो लैंड कितना है 3.37% और करंट फेलो कितना है इसमें 4.76%। तो देखिए अब इस पूरे चार्ट को अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि जो लैंड यूज पैटर्न है इंडिया में वो अभी भी कुछ चीज़ों में रिक्वायरमेंट्स या बार से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि जितना जो फॉरेस्ट होना चाहिए 30% जो होना चाहिए वो अभी भी नहीं है, यानी कि हमें अपना फॉरेस्ट जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो फॉरेस्ट ही मेंटेन करते हैं, एज वेल एज आपकी जो वाइल्ड लाइफ हैं वो भी फॉरेस्ट ही मेंटेन करते हैं। साथ साथ कुछ ऐसे ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ जो कम्प्लीटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके लाइव्स के लिए और सर्वाइवल के लिए वो भी फॉरेस्ट एरिया ही मेंटेन करता है। बट स्टिल 30% या 33% एटलीस्ट फॉरेस्ट होना चाहिए, जो अभी नहीं है। इसके बाद नेट सोन एरिया जो है वो अभी भी बहुत कम है, यानी कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो अभी भी सफिशिएंट नहीं हैं और जितने भी बैरन लैंड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी कि ऐसे लैंड जिनको आप अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर अब पूरा आपका प्ले किसका है, आपका रिसोर्स प्लानिंग का, यानी कि हमें इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्लान करना है कि ये जो लैंड यूज पैटर्न्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें और जिसके थ्रू आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो सॉइल है वो एक आपका वाइटल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सॉइल से ही होते हैं और आपका जो वेदर कंडीशंस हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी कहीं ना कहीं सॉइल से मेंटेन्ड रहता है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल क्वालिटी जिस तरीके की होगी वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। तो जो सॉइल क्वालिटी है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो अब जो सॉइल का डिवीजन है लेयर्स का, मैं वो आपको समझाऊंगी। तो देखिए आपके सामने अब एक पिक्चर आ रहा होगा जिसमें जो सॉइल है उसके 4 लेयर्स हैं। तो देखिए जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो होता है आपका अपर सॉइल लेयर, ठीक है। इसमें ही क्या होता है, आप अपना जो सीड है वो सो करते हैं। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है वो है आपका सब सॉइल विदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, यानी कि जो सेकंड लेयर होता है उसमें सैंड ड्यून सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और सिल्ट क्ले भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो थर्ड लेयर होता है वो होता है सबस्ट्रेटियम लेयर विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि इसमें क्या होता है, पेरेंट रॉक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट लेयर होता है वो होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यानी कि ये जो होता है वो एज अ बेड काम करता है आपकी सॉइल में। देखिए तो अब what you need to understand is that आपकी जितनी अच्छी सॉइल क्वालिटी होगा या होगी, सॉइल क्वालिटी होगी, उतना ही आपका प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो हाई रहेगा और जो फूड क्वालिटी है वो भी हाई रहेगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिलेंगे। बट अगेन
इट इज़ वेरी सैड टू से दैट कि लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है सॉइल का भी कि जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। इसीलिए इस रिसोर्स को हमें कंजर्व करने की और इसकी क्वालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सॉइल्स की। तो देखिए, अब टाइप्स ऑफ सॉइल समझना ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है कि जिस टाइप का सॉइल होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए हमें सॉइल का टाइप्स समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी एक पर्टिकुलर सॉइल में ही सबसे अच्छे से होती है, तो अगर वहाँ पर उस चीज़ का एग्रीकल्चर हो तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। That's why it is necessary to understand the soil types. तो देखिए, नंबर फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल। तो जो एलुवियल सॉइल होती है वो बेसिकली आपके जो रिवर फ्लोज होते हैं माउंटेन्स के थ्रू, वो उनके थ्रू बनती है, यानी कि धीरे 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 लेयर्स में डिपॉजिट होती है। अब मैं आपको कुछ इनकी जो फीचर्स हैं सॉइल के वो समझाऊंगी। तो देखिए, it is light to dark in color. Number second is it is rich in potash and humus. Number third is poor in phosphorus and nitrogen. Always remember that alluvial soil is highly fertile and good for all crops of two seasons, that are Rabi and खरीफ। अब देखिए, एलुवियल सॉइल में जो क्रॉप्स होते हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, राइस, वीट, शुगरकेन, कॉटन एंड जूट। और अब ये जो एलुवियल सॉइल है वो किस किस एरिया में होती है ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई नीड टू रिमाइंड यू पीपल कि आपको आपके एग्जाम्स में सॉइल कहाँ पर ये पाई जाती है और किन किन मिनरल्स में रिच होती है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि विच सॉइल इज़ फाउंड इन विच रीजन ऑफ योर कंट्री। तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और डेल्टा रीजन ऑफ आर कंट्री, इनमें एलुवियल सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नंबर सेकंड इज ब्लैक सॉइल। तो देखिए, ब्लैक सॉइल के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और मॉइस्चर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अब ब्लैक सॉइल के हम फीचर्स देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक सॉइल जो है आपकी, इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, बट इट इज़ अमेजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, शुगरकेन एक्सेट्रा। एरियाज़ की अगर बात करें ब्लैक सॉइल के, तो ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप से आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र का जो रीजन है वो, एमपी के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो देखिए, अब ब्लैक सॉइल में किस किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं। ब्लैक सॉइल में कॉटन, शुगरकेन, ग्राउंडनट, मिलेट्स, राइस, व्हीट एंड ऑयल सीड्स, ये जो हैं वो आपके ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, कि रेड एंड येलो सॉइल की। तो देखिए, रेड एंड येलो सॉइल जो होती है वो बेसिकली ऐसी सॉइल होती है जो इग्नेशियस रॉक से बनती है और इस सॉइल में ज़्यादातर आयरन का जो कलर है वो आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ रेड, इट अपीयर्स टू बी रेड इन कलर, यानी कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, आयरन का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है और ये इग्नेशियस रॉक से बनती है। इसमें थोड़े से सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। और अब हम इस सॉइल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। सो देखिए, जो आपकी रेड सॉइल है वो बेसिकली तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स में मिलती है। और इसमें जो क्रॉप्स आप लगा सकते हैं वो है रागी, ग्राउंडनट, मिलेट, टोबैको, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगरकेन। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो आप किस में, रेड सॉइल में लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं
लेटराइट सॉइल की। तो देखिए जो लेटराइट सॉइल होती है इट इज़ रिच इन आयरन एंड पोटेशियम, और ये ऐसी सॉइल है जो कि ऐसे कंडीशंस में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसके वजह से जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी इट इज़ स्लिपरी इन टेक्सचर, और इसमें टी और कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पैदा की जा सकती है अगर आप जो फार्मिंग मेथड है वो अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो लेटराइट सॉइल के भी अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो लेटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन, इट इज़ पुअर इन लाइम, पोटैश एंड मैग्नीशियम, एंड अगर एरियाज़ की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला। एंड क्रॉप्स अगर आप देखें तो लेटराइट सॉइल में टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर एंड कोकोनट बहुत अच्छे तरीके से जो है हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। तो डेजर्ट सॉइल के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एज यू पीपल ऑलरेडी नो कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें बहुत कम टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज इसमें वाटर को या मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, और जो डेजर्ट सॉइल है वो आपके पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात और जितने भी डेजर्टी एरियाज़ हैं वहाँ पर पाई जाती है। और डेजर्ट सॉइल की अगर मैं एक सबसे स्पेशल क्वालिटी की बात करूं तो वो ये है, इसका सबसे अच्छा फीचर जो है वो ये है कि इसमें आप वो सारी क्रॉप्स लगा सकते हैं जिनमें पानी की ज़रूरत कम होती है। तो देखिए ये तो बात कर ली हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स की कि कितने टाइप्स के सॉइल्स होते हैं। अब लेकिन हर सॉइल का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप उसके जो कुछ कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करें और फार्मिंग मेथड्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं उनको अच्छा रखें और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ आप इन सॉइल्स में फार्मिंग करें तो आपको बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं सॉइल की वहाँ पर बात आ जाता है सॉइल इरोजन की भी, यानी कि अगर सॉइल को आपने ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया, एक्सप्लॉइट किया, तो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, उनकी जो लेयर्स हैं वो डिप्लीट होने लगती हैं, लेयर्स शेड होने लगती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। यानी कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे, जिसमें उसकी जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगती हैं। तो देखिए अब ये सॉइल इरोजन जो है वो होता कैसे है। तो सॉइल इरोजन होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मैं आपको 3 या 4 तरीके के जो मेजर सॉइल इरोजन्स हैं उनको समझाती हूँ। तो नंबर 1 इज गली इरोजन। अब देखिए गली सॉइल इरोजन में होता क्या है कि वाटर का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसमें छोटी छोटी गली टाइप की बन जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे वाटर पैसेजेस बन जाते हैं, और जो सॉइल है वो नीचे से क्या होती है, वहाँ की उतनी पर्टिकुलर प्लेस की सॉइल हट जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो ब्रेक होने लगती है धीरे धीरे, और उसका जो स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है शीट इरोजन। अब शीट इरोजन में क्या होता है, इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, शीट यानी कि जो सॉइल होती है वो पूरे शीट के फॉर्म में उसका इरोजन होता है, यानी कि पूरे ऊपर का जो अपर लेयर होता है वो धीरे धीरे पूरा डिप्लीट होने लगता है। इसके बाद थर्ड टाइप का इरोजन होता है विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है कि इतना ज़्यादा विंड का फ्लो हाई रहता है कि जो सॉइल है वो क्रैक होने लगती है या फिर धीरे धीरे उसके जो लेयर्स हैं वो शेड होने लगते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है जिसमें सॉइल इरोजन हो सकता है वो है इनकरेक्ट मेथड ऑफ फार्मिंग और प्लगिंग, यानी कि अब फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो आपने ठीक तरीके से नहीं किए हैं, यानी कि फार्मिंग के मेथड्स में आपने कुछ गलती की है जिसकी वजह से जो सॉइल का क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। अब ये कैसे होता है, तो आपने अगर प्रॉपर प्लगिंग नहीं की हो सॉइल की तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि आपने क्रॉप रोटेशन सिस्टम जो है वो नहीं किया, यानी कि आप एक ही टाइप के क्रॉप को बार बार लगाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक सर्टेन न्यूट्रिएंट जो होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वो जो सॉइल की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। तो ये बात हो गई सॉइल इरोजन की। अब हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की।
तो सॉइल को कंजर्व करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर तो सॉइल से ही हो रहा है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, अब इसको कंजर्व करना ज़रूरी है, तो इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर विंड की वजह से इरोजन हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं अपने फार्म्स में, यानी कि जहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें आप स्ट्रिप बनाकर अपना जो भी आप पर्टिकुलर क्रॉप कर रहे हैं उसको सो करें और बीच में जगह पर ग्रास कर दें। यानी कि अगर आपने वहाँ पर घास उगा दी लाइन से तो क्या होगा कि जो विंड का इफेक्ट है वो आपके क्रॉप पर नहीं आएगा। इसके बाद अगर शीट में हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर इरिगेशन करें, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स दें और मैन्योर, अच्छी क्वालिटी का मैन्योर यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल जो लेयर जा रही है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठीक होने लगेगा और आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी। अब इसके बाद जो गली का इरोजन होता है उससे कैसे बचाया जाए सॉइल को, तो आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वाटर का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पर ऐसे कैनाल्स ड्रॉ कर दें कि जो पानी है वो एक साइड से निकल जाए, जिसकी वजह से आपकी जो पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड है वो बर्बाद ना हो। और सॉइल इरोजन रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो केमिकल्स हैं, वेस्ट हैं, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं, उन सभी का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए ताकि आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो बर्बाद ना हो। और जो दूसरी चीज़ ध्यान में रखने की है वो ये है कि आप पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो बहुत ध्यान में रख के करें और उतना ही करें जितना ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, everything is available for your need but nothing is available for your greed। यानी कि आपकी ज़रूरत के लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है बट आपकी ग्रीड के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, है ना। तो देखिए, ग्रीड के चलते अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और मास में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही। तो उतना ही प्रोडक्शन करें जितना कि सिंगल ईयर में आपकी जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो हैंडल कर सके। These are some ways through which you can avoid or at least protect your soil from getting eroded, है ना। I hope I've cleared so many things in this chapter. If something is left, do let me know. I would love to just solve your doubts and I'm always there. Until next time, keep learning and keep sharing.